हाय, आज हम जानेंगे कोलिस्टीन के बारे में। और ये एक ओल्ड ड्रग्स है, बट आजकल बहुत ही यूज हो रहा है, स्पेशली इन आईसीयू फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। कोलिस्टीन जो है इसको पॉलीमिक्सिन ई भी बोलते हैं। पॉलीमिक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो बैसिलस पोलीमिक्सा का फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, जिसमें ए से लेकर ई तक पॉलीमिक्सिन्स है, ए बी सी डी ई। बट पॉलीमिक्सिन बी और पॉलीमिक्सिन ई स्पेशली यूज होता है एज एन एंटीबायोटिक। अदर्स आर वेरी डेंजरस, टॉक्सिक इफेक्ट है, तो वो सब यूज नहीं होता है। तो पॉलीमिक्सिन ई को कोलिस्टीन बोलते हैं। ये इनिशियली 1959 में ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में यूज हो रहा था, बट 1970s में एमिनोग्लाइकोसाइड्स जब आया तब कोलिस्टीन को कम यूज होने लगा बिकॉज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। बट रिसेंटली फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एमिनोग्लाइकोसाइड्स से रेजिस्टेंस हो चुके थे, और स्पेशली एसिनोटोबैक्टर, सूडोमोनास और क्लेप्सिला के अगेंस्ट में यूज होता है। कोलिस्टीन जो है कोलिस्टोमेथेट सोडियम के फॉर्म में इंट्रावेनसली यूज होता है। ये हाइड्रोलाइज होके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है। ये एक प्रो ड्रग है। क्या कोलिस्टीन बैक्टीरिसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक? कोलिस्टीन जो है ये बैक्टीरिसाइडल है। ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। कोलिस्टीन एक पॉलीकैटायोनिक केमिकल है। तो ये क्या करता है, ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसैकेराइड में अटैच हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस करके। ये करने से क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो जाता है और फिर वो एंटर करता है सेल वॉल और फिर इनर सेल मेम्ब्रेन को डिजल्व कर देता है, जिससे कि सेल लाइसिस हो जाता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ये बैक्टीरिसाइडल है। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट है? ये एंटीबायोटिक कोलिस्टीन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। हाई कॉन्सेंट्रेशन जब रहता है तब इफेक्टिव रहता है। क्या ये रेनली एक्सक्रीटेड होता है? यस, कोलिस्टीन जो है ये रेनल क्लियरेंस होता है। ऑलमोस्ट 60% जो है रेनल क्लियरेंस होता है, बाकी जो है नॉन रेनल क्लियरेंस होता है बाय हाइड्रोलिसिस। क्यों कोलिस्टीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट में? क्योंकि 60% एक्सीटेट होता है किडनी के थ्रू, तो किडनी डिजीज में इफेक्टिव है, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। कोलिस्टोमेथेट सोडियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कोलिस्टीन में हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट पे, इसीलिए कोलिस्टीन लेवल हाई रहता है। क्या कोलिस्टीन सारे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एक्टिव है? नहीं, कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो इफेक्टिव नहीं रहते। स्पेशली ये सूडोमोनास, क्लेप्सिला, एसिनोटोबैक्टर, ई कोलाई और एंटेरोबैक्टर के अगेंस्ट में काम करता है, बट प्रोटियस, प्रोविडेंसिया और सीरासिया के अगेंस्ट काम नहीं करता। क्या कोलिस्टीन का फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक चेंज हो जाता है क्लिनिकल इल पेशेंट में? हाँ, चेंज हो जाता है, क्योंकि सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। कैपिलरी लीक होता है तो वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंक्रीज हो जाता है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है सेप्सिस में, तो
इसका क्लियरेंस भी इंक्रीज हो जाता है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाता है सेप्सिस में। बट अगर नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता, तो नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहता है। अगर एंड ऑर्गन डिसफंक्शन है लाइक रेनल और हेपाटिक डिजीज, क्लियरेंस जो है कोलेस्ट्रॉल का कम होता है, तो हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। CRRT पेशेंट, अगर पेशेंट डायलिसिस या कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी में है तो क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का क्लियरेंस इंक्रीज हो जाता है, तो हमें डोज को बढ़ाना पड़ता है। क्या अभी का जो करंट डोज रेजिम है कोलेस्ट्रॉल मेथेन सोडियम 3 MIU एवरी 8 आवरली, उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है अचीव होना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया या बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट हो, वो सब ऑप्टिमल है। ये अगर हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अगर हम देते हैं 2 MIU कोलेस्टोमेथेट सोडियम, तो इसका जो कंसंट्रेशन है ग्रेजुअली लो होता जाता है जब हम इनिशियल एडमिशन करते हैं, तो कुछ ही घंटों में इसका लेवल कम हो जाता है, तो प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं रहता। आइडियली जो कोलेस्ट्रॉल का मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन है वो 2 माइक्रोग्राम पर ml होना चाहिए, मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन। और अगर 10 टाइम मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर है तो बहुत अच्छे से बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट काम करता है। तो जब भी हम ड्रग्स को देते हैं बोलस देने के बाद जो टाइम पीरियड है मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। और अगर हम लोडिंग डोज नहीं दे रहे हैं और एवरी 8 आवरली डोज में दे रहे हैं तो 2 से 3 दिन लग जाता है वो कंसंट्रेशन पहुंचने में जहाँ पे बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट हो। अगर आप ये देखोगे जैसे 12 MIU हम अगर बोलस दे रहे हैं ओवर 15 मिनट या 2 आवर इन्फ्यूजन, तो 2 माइक्रोग्राम पर जो कंसंट्रेशन है 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसमें इमीडिएटली अचीव हो जा रहा है 2-3 घंटे में, और वो परसिस्टेंटली उससे हाई रहता है, तो इफेक्टिव हो जाता है जब हम डोज देते हैं। 9 MIU देने से 2 से कम है, बट फर्स्ट 24 आवर में वो लेवल अचीव हो जाते हैं। बट 3 MIU अगर हम दे रहे हैं एवरी 8 आवरली डोज में विदाउट लोडिंग डोज, तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम रहता है, तो सब ऑप्टिमल डोज हो जाता है। तो इसीलिए करंट जो डोज रेजिम है 3 MIU TDS, उससे बेटर है कि इनिशियली 12 MIU या 9 MIU लोडिंग डोज अगर देते हैं तो इफेक्टिव रहता है। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर डोज नहीं देंगे तो प्रॉपरली ये काम नहीं करता। तो बेस्ट है कि लोडिंग डोज अगर दें तो स्टेडी स्टेट, अगर हम 9 MIU लोडिंग डोज देते हैं फास्ट और 24 आवर उसके बाद 4.5 MIU एवरी 12 आवरली देते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है एसिनोबैक्टर, सुडोमोनास और क्लेप्सिला के अगेंस्ट में। रेनल फेल्योर पेशेंट में कैसे डोज एडजस्ट करेंगे? मेंटेनेंस डेली डोज इज इक्वल टू क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिवाइडेड बाय 10। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50 ml है तो 50 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 5 MIU हमें 12 to 24 आवर में देना है, मतलब 2.5 MIU BD या 3 MIU और 2 MIU करके हम दे सकते हैं। CRRT में कैसे डोज एडजस्ट? अगर कोई पेशेंट हेमोडायफिल्ट्रेशन में है तो डायलिसिस के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल ब्लड सर्कुलेशन से फिल्टर हो जाता है,
तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो आइडियली जब डायलिसिस होता है, डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद कोलेस्टीन को देने से प्लाज्मा में कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहेगा और इफेक्टिवली काम करेगा। दूसरा एक स्टडी है जिसमें दिखा गया है कि कोलेस्टीन जो है CRRT का जो मेम्ब्रेन है उसमें 80% एडजर्व हो जाता है। तो इसीलिए CRRT पेशेंट में हमें डेली डोज जो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। आइडियली 9 MIU लोडिंग देन 4.5 MIU 12 आवरली है, बट 9 MIU लोडिंग देने के बाद 4.5 MIU TDS देना पड़ता है अगर कोई पेशेंट CRRT में है। क्या हाई डोज कोलेस्टीन देने से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है? इनिशियली नेफ्रोटॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा है करके कोलेस्टीन यूज नहीं होता था, बट कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें ये देखा गया कि जितना सोचते थे उतना नहीं होता। ये एक स्टडी है जिसमें 54% मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसिनेटोबैक्टर बोमानी इन्फेक्शंस में कोलेस्टीन दिया गया हाई डोज पे, बट सिर्फ 54% में 6% को रेनल इम्पेयरमेंट हुआ था। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर है ऑलरेडी पहले से, जैसे ओल्डर एज पेशेंट है या प्री एग्जिस्टिंग कुछ रेनल इम्पेयरमेंट है या साइमल्टेनियसली और एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दे रहे हैं जैसे वानकोमाइसिन, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का रिस्क है। क्या IV कोलेस्टीन इफेक्टिव है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में देने में? क्या ये एडिक्वेटली लंग में पेनिट्रेट करता है? कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें दिखा गया है कि उन्होंने भैप पेशेंट में कोलेस्टीन दिए और उसके बाद बाल करके उसमें कोलेस्टीन का कंसंट्रेशन चेक किए, तो उन्होंने पाया कि बाल फ्लूइड में कोलेस्टीन जो अनडिटेक्टेबल था, मतलब ये लंग्स में पेनिट्रेट नहीं किया हुआ था। बट इन्होंने टाइम नहीं दिया था स्टडी के लिए, क्योंकि ये टाइम लगता है लंग्स टिश्यू में पेनिट्रेट होके बाल फ्लूइड में आने में। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में ये 6 कंट्रोल स्टडीज है जिन्होंने IV कोलेस्टीन अराउंड 6 to 8 MIU दिए। देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स, मोर्टेलिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी बिटवीन कोलेस्टीन एंड कंट्रोल ग्रुप। So colistin may be safe as effective as standard antibiotic for the treatment of ventilator associated pneumonia. So फाइनल मैसेज ये है कि कोलिस्टीन को हमें लोडिंग डोज देना इम्पॉर्टेंट है। लोडिंग डोज देंगे तब जाके ऑप्टिमल डोज होता है और इफेक्टिव होता है। जितना सोचते थे कोलिस्टीन का नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उतना है नहीं, तो कोलिस्टीन दे सकते हैं। और भैप पेशेंट में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ट्रीट करने में कोलिस्टीन इफेक्टिव है। थैंक यू।